साथियों, आज हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कोई कार्यकर्ता है उनसे मिलने के लिए आए हैं। और बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया था। अभी वो जीवित है या नहीं है ये अभी तक हमारे लोगों को पता नहीं है। वो संगठन कहाँ है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। तो अभी हमें पता चला है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कोई संगठन है जो अभी कार्यरत है। तो अभी हम वो जो हमारे सामने हमारे साथ में जो लोग खड़े हैं उनसे जानना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की क्या पृष्ठभूमि है और वो क्या कर रहे हैं। तो सर, पहले आपका परिचय दीजिए। साथियों, मैं प्राध्यापक मनोज लोहे, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य का प्रदेश प्रभारी के तौर पर ये जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। और मैं वर्धा से बिलोंग करता हूँ। अभी फ़िलहाल ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है पूरे महाराष्ट्र में इसका संगठन का वाड़ और विस्तार करने के लिए ये नागपुर ज़िले में पहली मीटिंग कर रहा हूँ। पूर्व विदर्भ की ये दौरा है, उसको लेकर आज ये मीटिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। सर, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताइए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है ये जैसे नाम लेते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संगठन था, जो राष्ट्रव्यापी संगठन था, उसका नाम ही ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रहा है। और अभी वर्तमान में आज तक वो संगठन क्या कर रहा है, वो चल रहा है या वो बंद हो गया है, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल है स्वाभाविक है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 18 जुलाई 1942 को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण नागपुर में किया था। तब से लेकर 3 अक्टूबर 1957 तक, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होने तक ये संगठन राष्ट्रीय पटल पर काम कर रहा था। मगर उसके बाद जैसे ये डिज़ोल्व हो गया या इसको ख़त्म किया गया, तो तब से लेकर ये संगठन जो है मैदान में नहीं था। मगर अभी हम लोग जो बामसेब के माध्यम से पूरे भारत के अंदर में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के लिए बहुजन समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं और उन्हीं में से जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, ऐसे जैन, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ईसाई, लिंगायत और शिवधर्मीय, यानी कि ये बहुजन समाज जिसको कांशीराम जी साहब ने 85% को आइडेंटिफाई किया था, अभी वामन मेश्राम साहब के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये 91% तक बहुजन समाज का आंकड़ा गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो बहुजन समाज इस भारत देश में मूल निवासी के तौर पर निवास कर रहा है, तो मूल निवासियों को जगाने का और उनको संगठन शक्ति के साथ जोड़ने का जो काम चल रहा है, इसलिए तमाम समूहों के अंदर में जो संगठन अलग अलग निर्माण किए जा रहे हैं, इसलिए शेड्यूल कास्ट के अंदर में जो अन्य जातियाँ हैं पूरे भारत के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर में, उन सभी जातियों को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मेरा सवाल है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, जैसा आपने कहा कि बामसेब के माध्यम से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक संगठन बनाया गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की आज ही क्यों ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली ये एजेंडा कोई आज का नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं। अभी सवाल स्वाभाविक तौर पे लोगों के मन में ये आना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मैदान में दिखाई दे रहा है, अभी इसकी पहल हो रही है, अभी इसकी शुरुआत हो रही है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शुरुआत अभी हुई, ये बात सही है। मगर बामसेब के माध्यम से 1978 से लेकर अभी 2023 तक लगातार बहुजन समाज के कर्मचारी, अधिकारी, लोगों को जगाने का और जोड़ने का जो कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर में चलाया जा रहा था, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि बहुजन समाज के लोगों को जोड़े। बहुजन समाज के अंदर में शेड्यूल कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट के नाम पर जोड़ने के लिए उन लोगों के अंदर में पहले जाना होगा, उनको आइडेंटिफाई करना होगा और आइडेंटिफाई करके उन तक कांटेक्ट स्थापित करके फिर उनको ये बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की जो विचारधारा है वो विचारधारा समझाने का ये प्रयास करना है। इसलिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर में काम कर रहा है। जैसे आपकी जानकारी के लिए आपको भी ये मालूम है
कि आदिवासियों को जोड़ने के लिए बामसेब के माध्यम से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ ये बनाया गया है। पूरे भारत के अंदर में इसका काम चल रहा है। ओबीसी को जानकार बनाकर जागरूक करके उनको संगठन के साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी मोर्चा चलाया जा रहा है। छत्रपति क्रांति सेना ये भी संगठन उनके अंदर में काम किया जा रहा है। असल में बामसेब की ये सोच है कि हम लोग किसी को भी अंधेरे में रखकर उनका गैर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम लोग जगाना चाहते हैं और जो लोग जगाते हैं वो लोग धोखा नहीं करते हैं। ब्राह्मण जो दुश्मन है बहुजनों का, वो बहुजनों को अंधेरे में रखकर उनकी शक्ति का, उनके रिसोर्सेज का गैर इस्तेमाल कर रहा है। वो गैर इस्तेमाल को हम लोग रोकना चाहते हैं, इसलिए हमारे लोगों को जगाना चाहते हैं और उनको हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। ये बेसिक सर मतलब ऐसा कहना है कि बामसेब ने जो अलग अलग संगठन बनाए हैं और अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्मों के जो संगठन बनाए, जैसा अभी आपने कहा शेड्यूल कास्ट का आदिवासियों का संगठन बनाया, एनटी का जैसे इसे कहते हैं, ओबीसी का संगठन बनाया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट लोगों का मोर्चा, शेड्यूल कास्ट लोगों का संगठन होना चाहिए क्या? इसीलिए बाबा साहब ने जो संगठन बनाया था उसी का नाम लेकर ये संगठन बनाया गया है? बेसिकली देखिए, ये वर्तमान में हम लोग बामसेब जो आंदोलन चला रहे हैं, ये बामसेब का अपना कोई एजेंडा नहीं है, बामसेब का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ हजारों साल से जो संघर्ष किया और वो संघर्ष करने के लिए उस समय में जो संगठन उन्होंने निर्माण किए थे, आज वर्तमान में हम उन तमाम महापुरुषों का निचोड़ निकालकर एक राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया, उसका नाम है बामसेब। तो बामसेब इस देश में तमाम संत महापुरुष जो विषमतावादी व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन महापुरुषों के आंदोलन का पुनर्जीवन हम लोगों ने कर दिया है। हम कर नहीं रहे हैं, बामसेब ने तमाम महापुरुषों के आंदोलन का पुनर्जीवन कर दिया है। सर मैं रोकना चाहूँगा आपको, मेरा एक सवाल है और कि जैसा कि एनटी के लोगों में, एसटी के लोगों में, ओबीसी के लोगों में बामसेब जो जिस तरह से काम कर रहा है, जो विचारधारा फैला रहा है, तो उसी आधार पर आप शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चला रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से शेड्यूल कास्ट लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा? बेसिकली जैसे क्योंकि हर एक जाति समूह की अपनी अपनी कोई समस्या है। जिस तरह से ओबीसी की समस्या है, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं हुई, आदिवासी की समस्या है कि 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची नहीं अभी तक लागू हुई, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा? बेसिकली शेड्यूल कास्ट की जो वर्तमान समस्याएं है वो आइडेंटिफाई की जाएगी। पूरे भारत के शेड्यूल कास्ट के लोगों को इसमें जोड़ने के लिए हम लोग पहल ये कर रहे हैं कि 17 अगस्त 1932 को जो पुनः करार हुआ था और उसमें 24 सितंबर 1932 को ये पुनः करार ने हमारे सारे हक अधिकार छीन लिए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर जो 4 मुख्य डिमांड्स थी, वो डिमांड्स अगर फुलफिल हो गई होती तो शायद बामसेब को अपना अभी स्वतंत्र आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता भी नहीं रही होती। मगर गांधी और कांग्रेस के माध्यम से 24 सितंबर 1932 को पुनः करार किया गया और बाबा साहब अम्बेडकर की जो डिमांड थी वो खारिज की गई और इसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में ये कहा कि तथाकथित आज़ादी में जो अछूतों को, अस्पृश्यों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। अब नहीं मिला, उसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर 1947 के बाद का उनका स्टेटमेंट है कि वर्तमान स्वराज्य तो उन्हीं का स्वराज्य है, वर्तमान स्वराज्य तो उन्हीं का स्वराज्य है और उनके स्वराज्य में उन्हीं का राज है, हम आज भी उन्हीं के गुलाम हैं। यानी कि 15 अगस्त 1947 को अगर ये आज़ादी मिली तो आज़ादी में अछूतों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अगर अधिकार नहीं मिले तो वो आज़ादी हमें सही मायने में नहीं मिली। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं 1947 के बाद कि वर्तमान स्वराज्य तो उन्हीं का स्वराज्य है, हम आज भी उन्हीं के गुलाम हैं।
और दूसरा एक वाकया बाबा साहब अम्बेडकर का बताना चाहूँगा कि हम अंग्रेज़ों के गुलामी में ब्राह्मणों की बातें भी सहन नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों के गुलामी में हम ब्राह्मणों की बातें भी नहीं सहन कर सकते। ब्राह्मणों के आज़ादी में हम लोगों को ब्राह्मणों की लाथा खाने की नौबत आएगी। वो मराठी में स्टेटमेंट आहे बाबासाहेब आंबेडकर का की इंग्रजांच्या गुलामीमध्ये पारतंत्र्यामध्ये आम्ही ज्यांच्या बाता सहन करत नाहीत, स्वातंत्र्यामध्ये त्यांच्या आम्हाला लाथा खाव्या लागतील। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि अंग्रेज इस भारत देश को छोड़कर जाने के बाद ब्राह्मणों ने जब इस देश पर एक सूत्री नियंत्रण स्थापित किया और लोकतंत्र का गला घोट के ब्राह्मण तंत्र को स्थापित किया, तो लोकतंत्र में हमारा हिस्सा कहा गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का। वर्तमान में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों का लोकतंत्र में जो हिस्सा है वो तो छोटी बात होगी, मगर पूरे बामसेब के साथ जुड़कर जो व्यवस्था परिवर्तन करना है वो व्यवस्था परिवर्तन करके इस देश के लोगों को शासन करती जमात बनाने का जो अधूरा पूरा कार्य है वो कार्य को पूरा करने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को संगठन में जोड़ा जाएगा। सर, मेरा अभी दूसरा सवाल है कि अभी वर्तमान में आपने तो बता दिया कि अभी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का क्या काम है और क्या करने वाले हैं। जिस तरह से हिस्सा है संविधान में, जो हिस्सा मिलना चाहिए वो सभी को नहीं मिला है, एससी को भी नहीं मिला, एसटी को भी नहीं मिला, ओबीसी को भी नहीं मिला, इसलिए आप शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलाएंगे, ये बात समझ में आ गई। तो अभी मैं आपको दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में भारत में यूसीसी नाम का एक कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार के माध्यम से, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने उसको भारत बंद के लिए 7 अगस्त को जाहिर आह्वान किया है, तो उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? कि वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा जो चला रहे हैं वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये अभी क्यों चला रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति को हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस बीजेपी जो 3 एजेंडे लेकर काम कर रही थी। सबसे पहला एजेंडा उनका, उन्होंने न्यायपालिका का दुरुपयोग करके पहला राम मंदिर का जो मामला है वो तो अभी कंप्लीट हो गया है। दूसरा मामला जो था वो 370 का मामला जम्मू कश्मीर को लेकर हटाने का मामला है, वो अभी भी न्यायालयीन प्रक्रिया में चल रहा है। और तीसरा मुद्दा उनका था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक कायदा, तो अभी पिछले 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में बीजेपी जो आरएसएस के माध्यम से रखी गई ये पॉलिटिकल पार्टी है या रखा हुआ जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके माध्यम से लोगों को, जनता को बताने के लिए ऐसे कोई ठोस काम नहीं किए। अब 9 साल में 9 साल और 10 साल पूरे होने के बाद दोबारा फिर से लोगों के सामने वोट मांगने के लिए, वोट की भीख मांगने के लिए उनको जाना पड़ेगा। तो लोगों के सामने कौन सा एजेंडा लेकर जाना पड़ेगा? तो 2024 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन को ध्यान में रखकर हिंदू और मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण करने के लिए ये नया कानून उन्होंने लाने का खेल चालू किया है। एक्चुअली ये कानून जो है मुसलमानों के विरोध में कम, मगर एससी, एसटी, ओबीसी और ख़ास तौर पे शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के विरोध में ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह रहेगा। मगर वो जताने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने के लिए। क्योंकि समान नागरिक कानून करने से लोगों को क्या लगता है कि ये डायरेक्ट मुसलमान के विरोध में है, तो मुसलमान इसका विरोध करेंगे, और जैसे ही मुसलमान विरोध करेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अपने आप हिंदू हो जाएंगे। फिर इस देश में ब्राह्मणों को हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई लगाना और उसके माध्यम से इलेक्शन में हिंदुओं के, तथाकथित हिंदुओं के वोट बटोरने की ये राजनीति है। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पूरी ताकत के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है। हम लोगों का कहना है कि आप
ये लागू करने के पहले इसका अभ्यास होना चाहिए, लोगों की क्या राय है उनके विचार लेना चाहिए और आम सहमति से ये बनाना चाहिए, मगर ये देने से ज़्यादा लेने का मामला है। हमारी अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है, जो स्पेशल राइट्स के तहत आदिवासियों को खास तौर पे जो राइट्स मिले हैं वो छीनने का मामला है, क्योंकि आदिवासियों को जो कस्टमरीज लॉज है, आदिवासियों की जो अपने कस्टमरी लॉज है, वो कस्टमरी लॉज में उनके अपने ऐसे कानून हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आप समान रूप से एक समान कानून लागू करोगे तो उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति और उनके जो खान पान सारी चीज़ें जो उनसे कम्युनिटी से कनेक्ट करती है वो उध्वस्त करने का और उनके स्पेशल राइट्स संविधान ने जो 5वीं और 6वीं अनुसूची में दिए हुए हैं वो भी उनसे लेने का ये मामला है। ये प्राथमिक लेवल पर हमको ये नज़र आ रहा है कि ये विरोध में चल रहा है, ये हमारे समर्थन में नहीं है। अगर हमारे विरोध में जा रहा है, हमारे संवैधानिक पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। सर मैं रोकना चाहूँगा आपको, 7 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जो भारत बंद पुकारा गया है उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? बिल्कुल, आपके संगठन की क्या भूमिका होगी? ये तो आदिवासी संगठन और आदिवासी लीडर के माध्यम से ली गई बहुत बड़ी पहल है कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एच.एन. रेकवाल साहब, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान तो किया है, मगर केवल 7 अगस्त का नहीं है, तो पिछले 6 जुलाई से लेकर 4 स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन चलाए जा रहे हैं। 6 जुलाई को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और तमाम भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के सहयोगी संगठन, जिसमें ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बामसेफ का एक सहयोगी संगठन है, ये 6 जुलाई को जिला स्तर पर निवेदन दिया गया, राष्ट्रपति तक वो निवेदन पहुंचाया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के हक और अधिकार के विरोध में है, उनके आइडेंटिटी को समाप्त करने का ये मामला है, या हिंदू और मुसलमानों का जो ध्रुवीकरण करने का और वोट बटरने का मामला है, इसका विरोध करने के लिए 6 जुलाई को ये निवेदन दिया गया। फिर कल 18 जुलाई को धरने प्रदर्शन किया गया। धरने प्रदर्शन में भी जिले स्तर पर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कुछ जिलों में ये सहभाग रहा, निवेदन दिया गया। अभी आने वाले 26 जुलाई को ये एक रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे भारत में चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के 26 जुलाई के रैली प्रदर्शन में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कंधे से कंधा मिलाकर पूरे भारत में साथ समर्थन करेगा, सहयोग करेगा। और 7 अगस्त 2023 को जो भारत बंद है, भारत बंद को भी सफल करने के लिए हर संभव ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ हमारी शक्ति है वहाँ वो शक्ति आदिवासी एकता परिषद के पीछे खड़ी की जाएगी। सर हमारे चैनल के माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली हम तो ये कहेंगे कि ये जो MNTV है, ये यूट्यूब चैनल है आपका, तो MNTV और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो ये समय की पुकार है कि अगर कोई लोग सफल होना चाहते हैं और उनके पास अपना खुद का कोई मीडिया नहीं है, ट्रेडिशनल मीडिया की अगर बात करेंगे तो लोकतंत्र का चौथा पिल्लर है मीडिया। मगर जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि भारत का लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रहा, भारत का लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र में ब्राह्मणों ने रूपांतरित कर दिया है। तो मैं विस्तार से ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के 4 पिल्लर जो है वो चौथा पिल्लर है मीडिया। तो चौथे पिल्लर मीडिया के अंदर में बनिया और ब्राह्मणों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बनिया पैसा लगाया और ब्राह्मण उसका वो वर्तमान पत्र है या उसका जो रिपोर्टर है, संपादक है, वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। यानी कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और मीडिया उसमें अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि मीडिया में हमारे लोग है ही नहीं है, मीडिया ही हमारे लोगों का नहीं है। इसलिए मेश्राम साहब
वर्तमान जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है, वो मीडिया नहीं है। ये मीडिया ब्राह्मण बनिया मीडिया हो चुका है। ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है? तो मीडिया के अंदर में हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के कोई लोग है ही नहीं है, हमारे लोगों का मीडिया ही नहीं है। फिर हमारा मीडिया ही नहीं है तो हमारी बात जाएगी कहाँ? हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में वर्तमान में ब्राह्मणों की 3.5% लोगों की जो व्यवस्था बनी हुई है और वो जो मजबूत हो रही है, उसके पीछे का एकमात्र कारण है मीडिया। मीडिया उनके हाथ में है और मीडिया को जैसे वो चलाना चाहते उस प्रकार से अपने मर्जी से वो चला रहे हैं। मीडिया का वैशिष्ट्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण और बनिया ये सोचते हैं कि हमारे मर्जी की जो बात है हम लोग करेंगे, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, ऐसी भूमिका वो रख के एक पॉलिसी उन लोगों ने डेवलप की है मीडिया के तहत। वो पॉलिसी क्या है कि हाइड और हाईलाइट की पॉलिसी है। हाइड यानी छुपाओ दबाओ, हाइड यानी छुपाओ दबाओ, और हाईलाइट यानी उसको बार बार आपको लोगों के सामने लाओ। तो हाइड एंड हाईलाइट की पॉलिसी क्या है कि ब्राह्मण बनियों के लोगों के हित की जो बात होगी वो बार बार हाईलाइट करके वो सामने ला रहे, पब्लिक में ला रहे, मीडिया में चला रहे, बार बार चलाते। और जो बातें बहुजनों के हित में है उसको दबाने का एकमात्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसलिए मीडिया के षड्यंत्रों को हम लोगों को समझना जरूरी है। हाइड और हाईलाइट के ये एजेंडे को अगर तोड़ना है तो हमको भी मीडिया के अंदर में जाना पड़ेगा, लेकिन वो बामसेब के विचारधारा से, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की विचारधारा से इतना दहशत रखते हैं कि हमें वो अंदर आने ही नहीं देना चाहते। हमारा अपना खुद का कोई मीडिया खड़ा करने नहीं देना चाहते हैं। मगर अभी आप जैसे लोग जो मीडिया में आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में जिसकी संख्या होगी, जिसकी शक्ति होगी, वही वर्तमान में जीत हासिल करेगा। इसलिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से मैं MNTV को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से MNTV का हम लोगों को साथ साथ मिलता रहेगा, ये उम्मीद करता हूँ, और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये थे प्राध्यापक लोहे सर, जो ऑल इंडिया सोशल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चला रहे हैं और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सनी सहारे, कैमरामैन राकेश गजबी के साथ। धन्यवाद।